तो आज पदार्थ विज्ञान का जो हम विषय कर रहे हैं वो है आयुर्वेद का स्वतंत्र मौलिक दर्शन। आयुर्वेद को सर्वपारिषद शास्त्र कहा गया है, यानी सभी दर्शनों का प्रभाव इस पर है, परंतु इसका अपना भी एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, क्योंकि इसमें और दर्शनों से कुछ भिन्नताएं हैं। यानी चरक संहिता में इस आयुर्वेद दर्शन की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि आयु का पुण्यतम वेद है। आयुर्वेद जो जानने वाले लोग हैं वो इसकी पूजा करते हैं और ये मानवों के लिए इस लोक में भी और उस लोक में भी हितकर है। तो यानी टोटल अगर हम मिला के देखें सभी दर्शनों का इसमें समन्वय स्थापित किया गया है, परंतु आयुर्वेद का अपना एक जीवन दर्शन या मौलिक दर्शन है। उसकी मौलिकता में क्या है कि अन्य दर्शन जैसे मोक्ष का लक्ष्य रखते हैं, परंतु जो आयुर्वेद है वो इस लोक में व्याधियों से मुक्ति और उस लोक में मोक्ष के बारे में वर्णन करता है। तो उन्होंने जो आयु की परिभाषा बताई है जीवन की, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम, तो इनमें जो शरीर और इंद्रियां हैं ये भौतिक द्रव्य हैं और मन और आत्मा आध्यात्मिक द्रव्य है। तो यानी जीवन का जो स्वरूप उन्होंने वर्णन किया है भौतिक और आध्यात्मिक द्रव्य दोनों को समन्वय करके दिखाया है। इसी तरह से इस दर्शन में लोक पुरुष यानी इस संसार में जो हम लोग रहते हैं उनके सुख मीन स्वास्थ्य के उपाय, और जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद लोक बंधन से जब हम मुक्त हो जाते हैं फिर ब्रह्मीभूत होने के बाद टोटल दुख निवृत्ति के उपाय भी बताए हैं। यानी अन्य दर्शनों की अपेक्षा आयुर्वेद दर्शन की मौलिकता अधिक सुदृढ़ है। तो इसके लिए हम कुछ इसके बिंदु डिस्कस करेंगे जिससे समझ में आएगा कि ये आयुर्वेद का एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। उसमें पहला है, फर्स्ट सूत्र जो है वो है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। यानी ये पूरा लोक और ये पुरुष, ये दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। यानी इस लोक में व्याधि मोक्ष और उस लोक में जीवन मृत्यु का चक्र, ये उपदेश आयुर्वेद में दिया गया है। और दूसरा सूत्र है इनका द्रव्यवाद, यानी द्रव्य के अंदर जो गुण और कर्म समवायी संबंध से रहते हैं, तो यानी द्रव्यों के गुण और कर्म के अध्ययन को आयुर्वेद कहा गया है। तो ये जो सिद्धांत है ये कार्य कारणवाद के आधार पर है। फिर उसके बाद जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों के लिए त्रिसूत्रवाद की बात की है। तो त्रिसूत्र में आते हैं हेतु, लिंग और औषध। हेतु मीन्स असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, यानी इन तीनों से आयुर्वेद की हम लोगों ने जो वर्णन है हमें ग्रंथों में प्राप्त मिलता है। इसके बाद लिंगवाद, लिंग में क्या है, रोग रोगी परीक्षण, निदान पंचक, अष्टविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, इनका वर्णन लिंगवाद में है। और औषधवाद में दैव्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय और सत्ववजय, यानी दैव्यपाश्रय में मणि मंत्र बलि होम एटसेट्रा, और इसी तरह से युक्ति व्यपाश्रय में रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार जो हम औषध का चयन करते हैं, और सत्ववजय में यानी मन के भावों पर नियंत्रण करना। तो यानी ये त्रिसूत्रवाद ये आयुर्वेद का स्वतंत्र मौलिक दर्शन हमें दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर हम चेतन और अचेतन द्रव्यों की बात करें तो जिनमें पंचमहाभूत के साथ आत्मा है वो चेतन है, और ओनली सिर्फ पंचमहाभूत अचेतन द्रव्यों के लिए निर्देश किया गया है। तो यानी द्रव्यों को चेतन और अचेतन दो भागों में बांट लिया, और इसके अलावा रसवाद, विवाकवाद, वीर्यवाद, प्रभाववाद वो भी इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कर्म पुरुष, यानी जो हम 25 तत्वों के पुरुष की बात करते हैं उसमें भी दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसको अपनाया है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। और सबसे बड़ी परिभाषा जो है वो है दोषों की विषमता को दुख और दोषों की समता को सुख, यानी स्वास्थ्य की संज्ञा सुख है और रोग की संज्ञा दुख है। परंतु दूसरे दर्शनों में सुख और दुख अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम, यानी उस भाव से दिया गया है। परंतु यहाँ पर दोषों के समयोग को सुख यानी स्वास्थ्य और विषम अवस्था को दुख की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा शरीर को बैलेंस रखने के लिए त्रिउपस्तंभ, बल के बारे में, वेग धारण के बारे में, प्रज्ञा अपराध के बारे में आयुर्वेद के स्वतंत्र मौलिक दर्शन में बताया गया है।
धातुवाद में इन्होंने स्रोतस्वाद बताया है, धातु पोषण पक्ष बताया है, और जैसे उसमें क्षीरदधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय, और इसके अलावा धातुओं की अग्नि, इन सब का वर्णन, धातुओं के दुष्यत्व का वर्णन, यानी इन सब बातों से हमें समझ में आता है कि आयुर्वेद का अपना भी एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। अगर सत्व रजतम 3 को हम मानसिक दोष मानते हैं, अगर सत्व गुण की बाहुल्य होता है और रज और तम का नाश हो जाता है तो सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है, और यह सत्य बुद्धि मोक्षदायक है। तो ये कंसेप्ट भी आयुर्वेद का स्वयं का है। तो इस तरह से बहुत से हम देखते हैं विषय जिनमें हमें आयुर्वेद के मौलिक दर्शन का समझ में आता है, और इन्हीं के आधार पर हम मानते हैं कि आयुर्वेद का भी एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है।